गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको द्विपदनाम पद्धति या द्विनाम पद्धति के बारे में बताया जाएगा। देखिए आपने पहले पढ़ा है वर्गीकरण क्या है, तो आपको बताया जा चुका है क्लासिफिकेशन है क्या। ठीक है, जीवों की समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर उन्हें विशेष वर्गों में जो रखा जाता है उनको हम वर्गीकरण कहते हैं। मतलब जो जीवों में जो समानताएं दिखाई देती हैं, विभिन्नताएं के आधार पर उन्हें वर्गों में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण का जनक आपको बताया गया है कैरोलस लीनियस थे। उन्होंने ही इसको बताया था कि कैसे जीवों को याद रखा जा सकता है, कैसे जीवों की संरचना को बनाया जा सकता है। इनका क्योंकि ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, उनका एक रिकॉर्ड रखने के लिए उसका वर्गीकरण अति आवश्यक है, चाहे वो जंतु हो या पौधा हो। इसलिए कैरोलस लीनियस ने उसका वर्गीकरण किया। उन्होंने समानताएं और असमानताओं को दोनों को देखा और उन्हें विशेष वर्गों में रखा, इसलिए उसको वर्गीकरण कहा गया। वर्गीकरण के अंतर्गत देखिए इसमें एक आता है द्विपदनाम पद्धति। लीनियस ने ही बताया था द्विनाम पद्धति या द्विपदनाम पद्धति के जो जनक है वो भी कैरोलस लीनियस है। वर्गीकरण विज्ञान के जनक भी लीनियस है। लीनियस ने यह बताया कि प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं। पहला नाम वंश का होता है, दूसरा नाम जाति का होता है। वंश के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जाति के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, थोड़ा तिरछा लिखते हैं। इसलिए इसे द्विपदनाम पद्धति कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे द्विपदनाम पद्धति या द्विनाम पद्धति कहा गया है। जैसे आपको मेढक है, तो मेढक का जैसे होता है राणा, तो देखिए राणा का जो कैपिटल आर है वो कैपिटल से होगा, फिर लिखेंगे राणा, और जो जाति का होगा उसको स्मॉल लेटर से थोड़ा तिरछा लिखते हैं, तो राणा टिग्रीना। ये क्या है, मेढक का बोटेनिकल्स वो जियोलॉजिकल नेम है। इसी तरह जंतु और पौधे सबके नाम होते हैं। जैसे चूहा है, तो चूहा का होता है रेटस, रेटस। मनुष्य का है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। बीच में डैश होता है क्योंकि आपको मालूम है जो पहला नाम है, दो नाम होते हैं, इसलिए द्विनाम पद्धति कहा गया। पहला नाम किसका होता है, वंश का, और दूसरा नाम किसका होता है, जाति का, इसलिए इसे द्विनाम पद्धति कहा गया है। तो ये जो है दोनों नाम से मिलकर के बना है द्विनाम पद्धति, जिसे कैरोलस लीनियस ने दिया था। उनके कुछ एग्जाम्पल जैसे मेढक है, चूहा है, मनुष्य है होमो सैपियंस, केचुआ है, केचुआ को कहते हैं फेरिटुमा, पाशुमा, फेरिटुमा पाशुमा। इसी तरह काकरोच का होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। इसी तरह बहुत सारे जीव हैं, जैसे कि कुछ पौधे होते हैं, जैसे आलू, आलू सोलेनेसी कुल का है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, क्योंकि ट्यूबर, ट्यूबर का मतलब कंद रूप में पाया जाता है, इसलिए उसका नाम भी सोलेनम ट्यूबरोसम। इसी तरह मटर है, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। इस तरह बहुत से जीव जंतु का नाम है, जैसे कि आपका जो है बिल्ली है फेलिस डोमेस्टिकस, और आप कैनिस फैमिलियरियसिस, वो जैसे आपका है डॉग, तो कुत्ता का क्या है कैनिस फैमिलियरियसिस, और जो बिल्ली है उसको फेलिस डोमेस्टिकस। इसी प्रकार बहुत से नाम हैं, जैसे गुड़हल है, तो गुड़हल को क्या कहते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। फिर इस तरह गेंदा है टेक्टस इरेक्टस, सरसों है ब्रेस्का कंपेस्टिस, मूली है रेटनस सटाइवस। तो इस तरह बहुत से जीव जंतु हैं जिनको दो नाम से लिखा जाता है, उसी को हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का होता है। इसके बाद देखिए वर्गीकरण के लिए लीनियस ने, वर्गीकरण से संबंधित लीनियस ने 6 इकाइयां बताई थी। वो आधार क्या है, क्योंकि लीनियस ने ही बताया द्विनाम पद्धति, उसी का आधार मान करके उन्होंने वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण में 6 इकाइयां बताई। वो 6 इकाइयां कौन कौन सी हैं, तो 6 इकाइयों में जैसे
जाति है, लिनियस ने 6 इकाइयां बताई थी, जाति बताया था, फिर वंश बताया था, फिर गण बताया था, फिर वर्ग, फिर संघ, फिर जगत। तो इस प्रकार 1 2 3 एक कुल रह गया, कुल। फिर इसके बाद आता है गण, फिर संघ, वंश, वर्ग, फिर संघ आता है। तो इस प्रकार जो है इन्होंने 6 इकाइयां बताई, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ। तो इसको आप क्रम से जो वर्गीकरण बताया गया है, जैसे कि आप मनुष्य का वर्गीकरण कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले ये तो आपको क्रम से नीचे से ऊपर की ओर बताया है, ठीक है। लेकिन जो ये 6 इकाइयां हैं वो हैं कौन कौन से, तो पहले आप क्या लिखते हो, क्योंकि पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया है, एक जंतु जगत, एक पादप जगत। तो जंतु जगत में आप मान लीजिए पादप जगत हो या जंतु जगत, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो, जब किसी जीव का वर्गीकरण करते हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, जगत। मान लीजिए आप मनुष्य का वर्गीकरण कर रहे हो, हम लोग अपना वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसको आप सबसे पहले क्या लिखोगे, जगत। जगत में हम लोग क्या हैं, हम लोग जंतु हैं कि पौधे हैं, हम लोग जंतु हैं, तो जगत क्या होगा, जंतु। इसको किंगडम बोलते हैं इंग्लिश में। फिर इसके बाद आता है, हम किस किंगडम में आते हैं, एनिमल में, जंतु में आते हैं। फिर इसके बाद आता है संघ। संघ में देखिए आप में जो जीव का वर्गीकरण किया जाता है, तो उसमें 2 चीजें होती हैं। तो एक होता है आपका प्रोटोजोआ, एक होता है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब एक कोष की जीव, और मेटाजोआ का मतलब बहुकोष की जीव। उसमें विभिन्न प्रकार के जीव आते हैं। तो जैसे आप रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जिनमें पृष्ठरज्जु पाया जाता है, तो किस संघ में आते हैं, कार्डेटा। तो हम मनुष्य का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो हमारे क्या नोटोकार्ड है, रीढ़ की हड्डी या रीढ़ रज्जु पाया जा रहा, तो हम लोग किस संघ में आएंगे, कार्डेटा। फिर इसके बाद वर्ग क्या होगा, तो वर्ग आप जानते हो, अगर पंख होते तो पक्षी वर्ग के होते, रेंग कर चल रहे होते तो हम सरीसृप रेप्टाइल्स वर्ग के होते, हमारे टांगे या उसमें डंक वगैरह होता है, तो हम किसमें होते हैं, मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स का मतलब जैसे काइटिन का खोल बना हो, ठीक है, उनमें डंक पाया जाता हो, या उनमें जो है एंटीना हो जिसके कारण वो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, तो वो आपका आर्थ्रोपोडा संघ हो गया। इस तरह अलग अलग संघ हैं। तो हम लोग को जो है संघ का डेटा हो गया। वर्ग जो है किस में आते हैं, वर्ग हम लोग स्तनधारी में आते हैं। मनुष्य क्या है, एक स्तनधारी प्राणी है, ठीक है। तो हम लोग का वर्ग क्या हुआ, स्तनधारी। फिर इसके बाद जो है जगत हो गया, संघ हो गया, वर्ग हो गया। फिर आता है गण। हम लोग के पूर्वज या गण क्या है, ऑर्डर बोलते हैं इसको, देखिए फाइलम बोलते हैं, इसको क्लास बोलते हैं, इसको ऑर्डर बोलते हैं। हम लोगों का जो गण है, पूर्वज क्या है, प्राइमेट्स। फिर फैमिली क्या है, कुल। हम लोगों की फैमिली, मनुष्य की फैमिली क्या होती है, तो वो फैमिली को हम कुल बोलते हैं। तो हम लोग किस कुल के हैं, होमोनाइडी, होमोनाइडी। फिर इसके बाद क्या आता है, वंश। तो हम लोग का वंश क्या है, होमो। फिर जाति क्या होती है, सैपियंस। तो इस प्रकार वर्तमान मनुष्य का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो त्रिपद नाम पद्धति के आधार पर किया गया है। उसमें होमो सैपियंस सैपियंस होता है। बाकी ये द्विपद नाम पद्धति पे 2 पद पे है, तो एक होमो है, एक सैपियंस है। होमो क्या है, वंश है, सैपियंस क्या है, जाति। तो इस प्रकार मनुष्य का वर्गीकरण करते हैं। उसकी 6 इकाइयां, जगत को आप छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 इकाइयां लिनियस ने दी थी वर्गीकरण में। उनमें से सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति, ठीक है। सबसे पहले संघ आएगा, पहले तो जगत आएगा, आपको फाइनल करना होगा कि ये जंतु में आता है कि पौधे में आता है। फिर इसके बाद आपको संघ पहचानना है, फिर उसके बाद वर्ग पहचानना है, फिर गण क्या है, पूर्वज कौन है, फिर हम लोग की फैमिली क्या है, फिर उसके बाद वंश क्या है, फिर जाति, ठीक है। इस प्रकार आप जीवों के नामकरण का अध्ययन कर सकते हो। नॉमेनक्लेचर तो मतलब जीव को संरचना को देखकर, उसकी कार्य प्रणाली को देखकर उसको किस वर्ग में रखा जाए, किस संघ में रखा जाए, उसका वर्णन लिनियस ने किया है यहाँ पर। फिर इसके बाद अब यहाँ आता है कि
वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं? तो जंतुओं का वर्गीकरण हो चाहे पौधे का हो, क्योंकि वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक पादप पौधों का वर्गीकरण और एक होता है जंतुओं का वर्गीकरण। तो जंतु जगत का वर्गीकरण या पादप जगत के वर्गीकरण में सबसे पहले क्या करते हैं, जो पादप जगत का वर्गीकरण है इसको 5 भागों में बांटा गया है। उनमें से सबसे पहले आता है थाइलोफाइटा, फिर इसके बाद इसका एक पार्ट और होता है, ये पादप जगत है। अब पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया, एक थाइलोफाइटा और एक एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा। अब जो थाइलोफाइटा है इसमें जो जीव होते हैं ये जलीय जीव, मतलब जलीय पौधे आते हैं इसके, क्योंकि पादप जगत का वर्गीकरण कर रहे हो तो यहाँ पौधे आएंगे। तो इस थाइलोफाइटा में क्या आते हैं कि ये पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, जलीय। और ये जो है क्या करते हैं कि इनका जो पौधा होता है, पौधों का शरीर होता है थैलस के समान होता है, मतलब इसमें जड़ तना पत्तियां नहीं होती, उनका अभाव होता है और इनका शरीर थैलस जैसा होता है। इनमें जो है इनका जो मुख्य पौधा होता है गैंटोफिटिक होता है, गैंटोफाइट होता है। फिर ये जो थाइलोफाइटा है इनमें जैसे शैवाल, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, शैवाल, क्योंकि इनमें हरित लवक होता है, अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, तो इसके अंतर्गत शैवाल आते हैं। जैसे यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगैरा है, बॉल बॉक्स है, कैरा है, बहुत सारे जीव थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद एम्ब्रियोफाइटा आता है। एम्ब्रियो का मतलब होता है जिसमें भ्रूण बनता हो वो एम्ब्रियोफाइटा है। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक होता है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, देखिए ब्रायोफाइटा के जो लक्षण है तो इनमें एक तो ये छायादार नम स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इन्हें पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा का कहते हैं, पादप जगत का उभयचर ये कहलाता है ब्रायोफाइटा। ये नमी वाले स्थान पे उगते हैं। इनमें भी पत्तियों जैसी जड़, तना और पत्ती जैसी कुछ संरचनाएं दिखती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं होती। इनमें जड़ों की जगह पर मूलाभास पाए जाते हैं, यानी राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स का मतलब ये जड़ की अपेक्षा इसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं, उसको मूलाभास बोलते हैं, जो मृदा से जल को एब्जॉर्ब करते हैं, तो मूलाभास पाए जाते हैं। इनमें संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है, मास यानी प्यूनेरिया एक प्लांट्स है, वो इसके अंतर्गत आता है। रिक्सिया है, मार्केंसिया है, ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं कौन, जो फर्न आता है। फर्न का मतलब एक प्लांट्स का नाम है जिसको हम जो है टेरिस भी बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आता है। टेरिडोफाइटा की जो हिस्स होती है पी साइलेंट होता है। टेरिडोफाइटा इसका लिखते हैं। सबसे मेन पहचान है कि इनको हम संवहनी क्रिप्टोगैंस कहते हैं, यानी इनमें जड़ तना पत्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक का मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। जाइलम द्वारा जल का संवहन और फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का संवहन। तो ये इनमें संवहन ऊतक होता है, लेकिन इनमें पुष्प और फल नहीं बनते, इसलिए इनको क्रिप्टोगैंस बोलते हैं। तो संवहनी क्रिप्टोगैंस ये पौधे होते हैं। इसमें फर्न आता है, लाइकोपोडियम आता है, क्लब मास को हम बोलते हैं लाइकोपोडियम, हॉर्सटेल जिसको हम बोलते हैं इक्विसीटम। तो ये सब आते हैं आपके टेरिडोफाइटा में, ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्पर्मेटोफाइटा। तो स्पर्मेटोफाइटा इसके अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। एक आता है आवृतबीजी जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, और एक आता है अनावृतबीजी जिसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको थाइलोफाइटा के लक्षण बताए गए, ब्रायोफाइटा के लक्षण बताए गए और टेरिडोफाइटा के लक्षण बताए गए। अब आपको शेष जो आपका बचता है आवृतबीजी, अनावृतबीजी यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा, दिया जाएगा। थैंक यू बेटा।